तो देखो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हिंदी में कहा गया था, क्या कहा गया था? संविधान सभा। और किस प्रकार से हमारा संविधान जो था वो बना, यानी कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो इस वीडियोस के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पीसीएस में अगर कॉन्स्टिट्यूशन यानी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है पीसीएस में, तो वो आप डायरेक्टली इस वीडियो से या आने वाली वीडियो से आप उसे कर सकते हैं। ठीक, अगर यूपीएससी में इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये फैक्ट है, इसी का स्टेटमेंट बना करके और यूपीएससी में आएगा। तो या तो आप इस वीडियो को बार बार देख के याद कर लीजिए, और नहीं तो इस वीडियो से आप क्या करिए कि अपनी नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स जिसे कहा गया है। और सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जो भी हैं पॉलिटी के, वो सारे टॉपिक्स जो है वो हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से ये चीजें आगे फॉरवर्ड हुई थी। तो जब 1929 में कौन से सेशन में कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात की थी? 1929 का लाहौर। ठीक, तो लाहौर सेशन में जब पूर्ण स्वराज की बात हुई तो उसके बाद यह हुआ कि पूर्ण स्वराज का मतलब था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अगर आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जा रहे हैं एज अ नेशन, तो आपको रन करने के लिए क्या चाहिए? एक कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी इंडिया के पास था नहीं, क्योंकि हम लोग चल रहे थे अभी जो हमने अभी लास्ट कवर किया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 33, 53, उन सब से 58। तो इंडियंस क्या करने लगे कि डिमांड अपने अंदर उनके फीलिंग आने लगी कि हमारे पास खुद का एक संविधान होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए यानी लिखे जाने के लिए किस चीज की जरूरत है? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लोगों की असेंबली थी जो कि एक जगह बैठ करके और भारत के संविधान को लिखेंगे। ठीक, तो अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये आइडिया कहां से आया, तो सबसे पहले एक पायनियर कम्युनिस्ट थे जिनका नाम था एमएन रॉय। इन्होंने 1934 में आइडिया दिया कि देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइडिया किसने दिया? एमएन रॉय ने। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्मल डिमांड, एक फॉर्मेलिटी के तहत पहली फॉर्मल डिमांड जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी अपने रांची वाले जो सेशन था उनका, वहां पर उन्होंने पहली बार एक फॉर्मल डिमांड की गई, माने किसी प्लेटफॉर्म से बैठ करके और डिमांड करना। तो पहली फॉर्मल डिमांड जो थी वो स्वराज पार्टी ने की थी 1934 में ही। ठीक, एमएन रॉय ने सबसे पहले आइडिया दिया था। फिर उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म से डिमांड किया कि दैट वी वांट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इतना तो अपन ने समझ लिया। ठीक, कि आइडिया था एमएन रॉय का, फर्स्ट फॉर्मल डिमांड थी स्वराज पार्टी की रांची से, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली 1935 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि डिमांड करते हैं जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे जवाहरलाल नेहरू डिमांड करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी फ्रेम्ड विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो कि भारत का संविधान लिखेगी, और उस भारत और वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें किसी भी आउटसाइडर का इंटरफेरेंस नहीं होगा, यानी कोई भी बाहरी अंग्रेज जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं होगा, वो प्योरली इंडियंस की होनी चाहिए। और ये जो असेंबली होगी इसके अंदर चुनाव जो लोग चुन के आएंगे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से,
यानी कि सबको वोट देने की जो राइट या जो प्रिंसिपल है उसे कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी एक एज से ऊपर, चाहे अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा हो ना पढ़ा हो, सबको वोट देने का अधिकार है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि एक शहर से के सारे लोग सर्टेन एज के ऊपर वोट दे करके एक व्यक्ति को अपने यहां से इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजेंगे। ठीक, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो पर्सन आ रहा है उसे चुन के भेजा जाएगा। समझ गए? तो ये हुआ। अब इसमें क्या था, तो जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करेंगी, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुनाव जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे होगा और कोई भी ब्रिटिशर्स की एंट्री या इंटरफेरेंस नहीं होगी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक, अब ये डिमांड जवाहरलाल नेहरू किसके सामने रखी थी? अंग्रेजों के सामने। और इस डिमांड को पहली बार पूरा किया गया, यानी कि द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फुलफिल्ड बाय द ऑगस्ट ऑफर इन 1940। तो 1940 में जो ऑगस्ट ऑफर ब्रिटिशर्स ने हमें ऑफर किया था, उसके तहत ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को कहा गया कि ठीक है, तुमको हम लोग देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, तो ऑगस्ट ऑफर में इनकी ये डिमांड मान ली गई, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी वो बनी कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। ठीक, जैसे कि आप पापा से अपने जिद किए कि हमको आईफोन चाहिए। ठीक, तो आपने आज पापा से बोला कि आईफोन चाहिए, पापा ने कहा भाग, तो 2 दिन लगा मनाने में पापा को। तो 2 दिन बाद पापा ने कहा कि ठीक है चलो तुमको एक आईफोन देंगे, तो वो दिया अगस्त ऑफर। इस दिन माने कि हाँ चलो तुम, 38 में बोला इन्होंने, 40 में ये माने, और फाइनली जो आईफोन मिला वो मिला कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। यानी आपकी जिद पूरी हुई किसके तहत? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। अगस्त ऑफर में मान लिया गया कि हाँ हम तुमको देंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव 10 लाख लोगों में से चुन के आता था। मतलब जिस एरिया 10 लाख की पॉपुलेशन का एक डिमार्केशन करके वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आके बैठता था। ठीक, प्रिंसली स्टेट्स, अब ये फैक्ट्स हम लोग केवल जान रहे हैं, ठीक है ना, और ये स्टेट लाइन क्वेश्चंस भी हैं। प्रिंसली स्टेट्स इन बिगिनिंग डिड नॉट ज्वाइन द सीए, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रिंसली स्टेट शुरुआत में नहीं ज्वाइन करती है। ठीक है, बट लेटर इन अप्रैल 1947 ज्वाइंड। तीसरा सेशन रहता है ये, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का तीसरा सेशन होता है अप्रैल 1947 में। तो शुरुआती 2 में प्रिंसली स्टेट्स नहीं ज्वाइन करते। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि क्या प्रिंसली स्टेट्स पार्टिसिपेट किए थे, जैसे यूपीएससी में अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा कि प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइंड ऑल द सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये चीज याद रखनी है कि प्रिंसली स्टेट शुरुआती दौर में जो थे उन्होंने ज्वाइन करने से मना किया था कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद अप्रैल 1947 में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ रिजल्ट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये याद रखने वाली चीज है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, अब स्टेटमेंट अगर आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो इलेक्शन हो रहा था दैट वाज नॉट डायरेक्ट, दैट वाज इनडायरेक्ट बेस्ड ऑन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो लोग चुने गए थे वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं चुने गए थे, भले वो नेहरू ने डिमांड की हो, लेकिन जो असली चुनाव हुआ था दैट वाज इनडायरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ऑल्सो नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रिंसिपल वाज फॉलोड। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मैंने बताया था कि चाहे अमीर हो, गरीब हो, पैसे वाला हो या पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सबको वोट की राइट दी जाएगी। लेकिन ये वाला भी प्रिंसिपल इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुनने के लिए अपनाया नहीं गया था। क्यों? क्योंकि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसने वोटिंग की जो थी फ्रेंचाइज उसको यूनिवर्सल नहीं किया था। उसने कहा था, गवर्नमेंट
ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने कहा था कि वोटिंग सिर्फ उनको दी जाएगी, वोटिंग राइट, जो टैक्स भरते हैं, प्रॉपर्टी है जिनके पास, और या तो जो पढ़े लिखे हैं। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो लोग चुन के गए थे वो पहला तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, दूसरा वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि अब ठीक है, अब जब नई नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन जाती है तो पहली मीटिंग होती है। अब पहली मीटिंग जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हो रही है तो अब तक असेंबली का कोई प्रेसिडेंट नहीं चुना गया है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ स्पीकर प्रोटम होता है ना, उसी तरीके से जब पहली बार असेंबली असेंबल होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो डॉक्टर सजिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया जाता है उस असेंबली का, और वो भी फॉर अ टेम्पररी प्रेसिडेंट। ठीक है ना, वो प्रॉपर प्रेसिडेंट नहीं थे, वो एक टेम्पररी प्रेसिडेंट थे 2 दिन के लिए। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सजिदानंद सिन्हा पहली बार असेंबली के असेंबल होने पे उसके टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं 9 दिसंबर। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यूनानिमसली प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है ना, तो डॉक्टर सजिदानंद सिन्हा पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। प्रॉपर प्रेसिडेंट कौन बने? 11 दिसंबर को, यानी 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में फिर अब यहां से 11 दिसंबर के बाद से अब शुरू हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का कार्यक्रम। बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कि क्या क्या नियम डालने चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वोटिंग राइट कितने को, ये सब तमाम डिस्कशंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। और उसके अंततः क्या होता है कि 2 साल 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, कहीं कहीं पे 17 डेज भी लिखा है, कहीं कहीं पे नहीं। लोकसभा राज्यसभा की जो साइट है उसमें लिखा है 17 डेज, लेकिन 17 18 आप लोग कोई भी आएगा तो मार दीजिएगा। तो 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन को याद करने से अच्छा है कि याद कर लीजिए कि 3 साल में 12 दिन कम। ठीक है ना, 12 दिन। तो 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज, इतने दिन लगे थे हमारे संविधान को लिखने में। और 26 नवंबर 1949 को पीपल ऑफ इंडिया एडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गेव देमसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखिए यहां पर कि 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये कई बार पूछता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कितने दिन लगे थे, पीसीएस में ऐसा ही पूछेगा। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को एडॉप्ट कर लिया, लागू नहीं किया। ठीक, लागू बाद में करेंगे। एडॉप्ट कर लिया कि हाँ ये संविधान ठीक है। 26 नवंबर 1949 को, 1949, 26 ऑफ नवंबर। अब 24 जनवरी 1950 को क्या होता है कि जितने लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे ये लोग बैठ करके और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सिग्नेचर करते हैं कि हाँ ये फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि किस डेट को, ये यूपीपीसीएस का पेट क्वेश्चन है, इस तरह के ही क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में पूछेगा कि किस डेट को सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने संविधान पर साइन किया था, तो दैट डे वाज 24 जनवरी 1950। ठीक, उसके बाद 26 जनवरी 1950, आपको पता ही है कि इस दिन से हमारा जो संविधान था वो फोर्स में आ गया, वो लागू कर दिया गया। इस दिन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आ जाता है हमारा संविधान। ठीक, अब कहीं पर ये भी पूछ सकता है, मान लीजिए यूपीपीसीएस में हो सकता है कि ये पूछ ले कि कितनी महिलाएं थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी के पेट हैं कि कितनी महिलाएं थी, कौन कौन से कलर की साड़ी पहनी थी, ये सब क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में, अरे यूपीपीसीएस में, सॉरी।
तो यूपीपीसीएस में अगर ये मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि कितनी फीमेल कैंडिडेट्स थे उस असेंबली में, कितने फीमेल थी, तो 15। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 जो थी वो फीमेल्स थी। ठीक है, तो इसी तरह से सारे आगे की भी हम लोग वीडियोस को लेकर के कंटिन्यू करेंगे। और इस सीरीज को अगर एक बार मुझे लगता है कि मैं सफल हो पाया आपको देने में, तो इस टॉपिक से रिलेटेड स्टेट में और यूपीएससी में भी जहाँ तक की है, मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप लोग करने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, धन्यवाद।